अच्छा जी, अब मेरे पास कुछ क्यूरीज हैं, एक एक करके देखते हैं। सर, दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 41, सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट 42। आई स्टार्टेड प्रेप लास्ट वीक एंड डन 4 to 5 क्वेश्चन। सर, अगर किसी के लेक्चर पेंडिंग हो, फर्दर प्रैक्टिस भी कुछ ना की हो, तो अब रिमेनिंग टाइम किस चीज में लगाना चाहिए? लाइक पहले एसटी एंड डीएफटी को रिवाइज करें, 1 वीक लगा के फिर 2 वीक प्रैक्टिस करें। Please guide the strategy in remaining time. I am facing challenge in how much to write in answer. लिखते लिखते थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है आंसर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। Following issues are being faced in MS2 paper. It's around sense taking more time in reading requirement of question, difficulty in preparing the plan for study, or whether to start study from ICAP, workbook, study tab, question bank, considering that once is left now. Not being able to link the requirement of the question with the question scenario as I have done my MS2 paper assessment from ICAM examiner in the examination, then no marks were awarded in writing irrelevant in points in which I spent a considerable amount of time. Lastly, point number 4 from his difficult to maintain focus on study. I not being able to study long hours effectively, I think it will be a common problem with all students, but in my first attempt back in December, I was focused and motivated, but difficult to maintain focus. Now, got 43 marks in first attempt, it's the yes. ठीक है। तो अगर अगर अब मैं सबसे पहले समराइज कर लेता हूँ, जो मैंने आपकी तरफ से भी पढ़ा और बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से भी आता है। जो सबसे पहला बड़ा इशू जो फेस होता है, आप सब एग्री करेंगे, वही होता है कि सर आइडियाज जहन में नहीं आ रहे। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ही होता है, आइडियाज जहन में नहीं आ रहे। रिक्वायरमेंट मैंने पढ़ ली, सिनारियो पढ़ा, लेकिन आइडियाज जहन में नहीं आ रहा, या बहुत कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला आता है कि थ्योरी जहन में नहीं है। हमें ऐसा लगता है, अभी तो देखो लग रहा होगा ना, ऐसा लगता है कि थ्योरीज मैंने जहन में नहीं है, तो शायद मैं रेलिवेंट। तीसरा बड़ा मसला आता है इररेलेवेंट पॉइंट। ठीक है ना, इररेलेवेंट पॉइंट। अच्छा, इररेलेवेंट पॉइंट्स आपने लिखे, तो इररेलेवेंट पॉइंट का मतलब ये भी है कि एक तो डुप्लीकेशन आपने कर ली, या तो आपने वो जो सिनारियो में बात नहीं थी वो आपने लिख दी, और तीसरा इररेलेवेंस का पॉइंट कंपोनेंट हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं, और आपने उससे मतलब रिक्वायरमेंट सही से नहीं समझी। तो ये तीनों इररेलेवेंस था। इसके बाद अगर मैं अब स्टडी अप्रोच पे आऊँ, तो स्टडी अप्रोच में बहुत कुछ पढ़ने को है। तो सर, कहाँ से क्या रेफर किया जाए, प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, कितना पढ़ना है? सही है। अच्छा, एक और मसला लिखते वक्त ये भी आता है, अटेम्प्ट करते वक्त के ये समझ में नहीं आता कि आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना मुझे लिखना है, कितना मुझे नहीं लिखना है, या क्या करना है। अच्छा, स्टडी अप्रोच में एक और मसला कि सर मैं थ्योरी जब पढ़ रहा हूँ, तो या इवन पढ़ रहा हूँ, खासतौर पर थ्योरी, चाहे वो क्वेश्चन में देख रहा हूँ चाहे आंसर देख रहा हूँ। क्योंकि देखो, एक चीज मैं अभी बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन एक चीज यानी कि सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए आपकी सेल्फ स्टडी का, और वो है रीड, रीड एंड रीड। लेकिन रीडिंग के साथ मसला ये है कि एक तो जब रीड करते हैं तो नींद आती है। भाई, बात डिस्कस कर लेनी चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं, नींद आती है। और अगर फॉर एग्जाम्पल नींद नहीं भी आ रही, फोकस नहीं होता, और अगर फोकस आ भी गया, तो फिर जहन में चीजें नहीं बैठ रही, मतलब बस पढ़ रहे हैं, कोई यानी कि कनेक्शन नहीं है, बस पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो। खास तौर पे जब आप कोई चीज रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये ज्यादा बड़ा मसला, ये तीनों मसले जो है ना, और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक चीज आपने पहले से पढ़ी हुई है ना, तो बस जहन में होता है कि बस जल्दी जल्दी निकालना है। ठीक है ना। तो इस तरह के इश्यूज हैं स्टडी। तो ये मैंने आपके सामने इश्यूज रखे। तो अच्छा, अब हमारा जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैंने क्या कहा कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने अभी किए हैं थोड़ी देर पहले, इसका मकसद क्वेश्चन करवाना नहीं था। इसका मकसद ये था डिमोन्स्ट्रेट करना कि आइडियली आइडियाज किस तरह से आने चाहिए। आइडियली मैं एक बात करने जा रहा हूँ, और जिसमें यानी कि वो चीज अगर आपने अचीव कर ली, तो यू वुड हैव, यानी कि आपका 70% मसला हो गया, मैं समझता हूँ। उसके बाद तो सिर्फ राइटिंग रह गई, और कॉन्सेप्ट रह गए, जो ज्यादातर लोगों को मुझे लगता है ज्यादा इशूज नहीं। और वो है कि आप
सिनारियो को कहानी की तरह पढ़े। अब मैं ये कहना अजीब सी बात कर रहा हूँ कि कहानी या स्टोरी की तरह पढ़े। हमने एक इनिशिएटिव भी लिया स्टोरी का, इसीलिए कि उसका वजह ये है कि जब आप देखें, जब आप सिनारियो पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे स्किल सेट हमने क्या डिस्कस किया, उसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको चीजें याद रहे। मतलब आप है ना कनेक्ट, मतलब मैं रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, और मैंने जब रिक्वायरमेंट पढ़ी, जब सिनारियो पढ़ रहा हूँ, ऑटोमेटिकली चीजें कनेक्ट हो रही हैं। सही है ना, याद रह जाए। कॉन्शियसली आप इसको करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। सही है। आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होंगे, ये सिर्फ जब ही होगा जब आप किसी सिनारियो को स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोरीज में क्या होता है, हमें चीजें याद रह जाती है ऑटोमेटिक। तो स्टोरी की तरह पढ़ना, मसला ये है कि बड़ी बचकाना सी बात लगती है ये, सजेशन बड़ी बचकाना सी है, इट इज चाइल्डिश। आई एम सजेस्टिंग इन द एग्जाम environment that you read the question just like a story. That is very childish by face of it. But believe me, this is the ultimate solution. लेकिन मसला ये है कि अब इसको कैसे अचीव किया जाए। तो क्यों ना पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये मैंने जितने इश्यूज थे आपको नॉर्मलाइज करने के लिए बता दिए सर। अब हम आते हैं इस बात पर कि इन इश्यूज को जरा देखते हैं, सही है, एक नए नजरिए से, और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, लास्ट मंथ प्लानिंग एंड इफेक्टिव अप्रोच। ये क्या आपके सामने एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा? आ रहा है नजर? जी, नजर आ रहा है। जी सर, आप सबको नजर आ रहा है? तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया बड़ा सोच समझ के। अच्छा, नजर नहीं आ रहा? एक मिनट, मैंने शायद, सर ये स्क्रीन शेयर हो गई, और आपको जरा दिखा, अब तो नजर आ रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट अब तो नजर आ रहा होगा। अच्छा जी। अच्छा, ये आप देखें, तो मैंने वही सारी चीजें बेसिकली दोबारा लिखने की कोशिश की है जो आपको ऑलरेडी बता दी। सर क्या क्या चाहिए? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में क्या क्या नॉलेज है वो जरा जल्दी से देख लेते हैं। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस चैप्टर नंबर 1, स्ट्रैटेजिक डाटा एनालिसिस हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2, स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2, स्ट्रैटेजिक चॉइस आईसीडब्ल्यू का चैप्टर नंबर 3, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, आईसीडब्ल्यू का चैप्टर नंबर 2, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन आईसीडब्ल्यू का चैप्टर नंबर 3, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 4, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग चैप्टर 5, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आईसीडब्ल्यू का चैप्टर है, लेकिन हमने इसको अपनी बुक में दिया है, तो मैं आप लोगों को इसका जरा सॉफ्टवेयर डन भी शेयर कर दूंगा। जो जो खास तौर पे ये बात कर रहा हूँ ना, स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक इथिक्स, बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन, फॉरेक्स वगैरह सब आ गया उसमें, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फॉरेक्स, मर्जर एक्विजिशन, बिजनेस सॉल्यूशन, एंड देन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स फॉर बिजनेस सिनेरियो। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की समरी है, ये हमें चाहिए। डाटा एनालिटिक्स में क्या करना है? डाटा एनालिटिक्स एक और स्किल सेट, दैट इज कंटेंट नंबर 2। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग 5 चैप्टर्स, एंड देन आईसीडब्ल्यू का ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर जो कि आई थिंक चैप्टर नंबर 10 है, देन आईसीडब्ल्यू का इथिक्स वाला चैप्टर जो कि आई थिंक चैप्टर नंबर 19 है, फिर गवर्नेंस आईसीडब्ल्यू का चैप्टर, वो देख लें कौन सा है। तो मैं आईसीडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, एसपीएम की नहीं कर रहा, वो आपका सवाल अभी तक है, जैसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप आईसीडब्ल्यू से करें, एसपीएम से ना करें, बड़ा बेनिफिट है, मैं भी बताऊंगा। अच्छा, इवन अगर आपने एसपीएम से अभी तक काम किया है, वो आप आईसीडब्ल्यू से करें, सही है, इसकी वजह बताऊं। अच्छा, इसके बाद डाटा एनालिटिक्स की स्किल, सर स्कीमिंग चाहिए विद इफेक्टिव रीडिंग। हमें सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, हमें इंटरेक्शन करनी सिनारियो के साथ। करेंगे कैसा है ना, इसके बाद ये सेकंड स्टेप है, ये आता हूँ। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी इंडिकेशन यहाँ पे दी है, लेकिन इस पे बात करेंगे। एक्शन पॉइंट बताया, रीड रीड एंड जस्ट रीड, मोर एंड मोर एसडब्ल्यू। एनालिसिस, एनालिसिस करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ की लिंकेजेस बिटवीन फॉर एग्जांपल रेशियोज एंड थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमने देखा, कोरिलेशन वगैरह। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीएम एंड बीएफडी टूल, सर कौन सा टूल हमें यूज करना है? अगर मैंने क्या कहते हैं, मैंने सवाल में इंफॉर्मेशन जो दी गई है, तो वहां पर अगर मुझे इवेल्युएशन करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो पेस्टल भी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो शॉर्ट एनालिसिस भी है। सही है, तो क्या करना क्या है, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस भी है, पोर्टर फाइव कोर्सेज भी आता है उसमें। तो बेसिकली आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टूल यूज हो रहा है, और वो बड़ा आसान है, ये सब सीधी सी बात है।
जिस हेडिंग से रिलेटेड। मैं अक्सर कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा टूल, जैसे पैस्कल है, एक ही सवाल में हो सकता है पैस्कल के कुछ पॉइंट्स हो, उसी सवाल में हो सकता है फोर्सेस फाइव फोर्सेस के कुछ पॉइंट्स हो, उसी सवाल में हो सकता है शॉर्ट के कुछ पॉइंट्स। तो आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पिक करनी है और हेडिंग के साथ लिंक करके कि अगर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ बताई गई तो स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है, अगर आपको पॉलिटिकल कोई फैक्टर बताया गया तो वो डिस्कस करना है, अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर उसी क्वेश्चन में बताया गया तो वो डिस्कस करना है। तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीएम एंड बीएफडी, सर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो द डाटा एनालिटिक्स स्किल दैट इज रिक्वायर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल मोस्ट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी फर्स्ट, जो हमने डिस्कस, दैट इज एक्चुअली डाटा एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट देखिए। कंटेंट नंबर थ्री, तीसरा जो स्किल सेट चाहिए वो राइटिंग स्किल। अब ये मैं अलग अलग स्किल्स बता रहा हूँ कि क्या चाहिए। यहाँ पे आपको जब काम करना है तो आपको रेलेवेंस, क्लियरली आइडेंटिफाई स्टिक टू द रेलिवेंट पॉइंट, अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। सर ये एक स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया, आई मैंने एनालाइज नहीं किया है, मैंने ऐसा एनालिसिस बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इन नेबरेबल टाइम के साथ काम करके किया है। अभी अलहमदुल्ला कोई तकरीबन का तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन मैंने चेक कर लिए सीबीएसई बैच में। और मैं ये हर दफा कहता हूँ, स्टूडेंट्स को शेयर करता हूँ, जो एग्जैक्टली आईकेएफ ने कहा जब अपना स्टूडेंट अपना आंसर एनालाइज करवाया, उन्होंने क्या कहा उसने कि भाई आप इनरेलेवेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसके कोई मार्क्स नहीं मिलते। अच्छा उसमें अब है ना दो मसले होते हैं, एक तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, दूसरे टाइम कितना जाया होता है। मतलब आप देखें ना कि अगर आप इनरेलेवेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, आधा घंटा निकल गया, तो वो आधा घंटा आप यकीन करें फ्री बैठना सही है, रादर देन कि आप इररेलेवेंट पॉइंट लिखें। मैं आपको सही बताऊं, जब आप अपनी माइंड की इस तरह मैपिंग करेंगे ना तो फिर आप करेक्ट की तरफ जाएंगे। लिखने की जल्दी ना करें। अभी मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर आऊंगा कि एग्जाम में सर ये तो टाइम नहीं होता, लिखने की जल्दी नहीं करनी, इससे अच्छा फ्री बैठ जाओ। रेलेवेंट पॉइंट जहन में आ रहा है तो वो लिखना, नहीं आ रहा सर नहीं लिखना, क्योंकि एटलीस्ट टाइम तो जाया नहीं होगा। तो आपने ये किए, इंश्योर एवरी पैराग्राफ और पॉइंट डायरेक्टली अलाइन विद द क्वेश्चन और मॉड आंसर, अवॉइड रिडंडेंट फ्रेजेस। सही है, मतलब बार बार एक ही फ्रेज को यूज ना करें। लॉजिकल, अच्छा ये देखें अंदर से पता चल जाता है जब आप आंसर लिख रहे हो तो ना, आपको अंदर से पता चल जाता है यार मैं डुप्लीकेशन कर रहा हूं। अवॉइड डुप्लीकेशन। प्रोफेशनल टोन, जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो प्रोफेशनल टोन का क्या मतलब है सर, बिजनेस जार्गन ज्यादा से ज्यादा यूज करें, बिजनेस जार्गन को यूज करें, इससे टाइम भी बचता है, आंसर की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पूरा सेंटेंस आप लिखने की बजाय कि भाई मुझे देखना चाहिए मार्केट फोर्सेस किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, कॉम्पिटिटर्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो आप लिख सकते हैं और उसको डिटेल में डिस्कस करें। लेकिन उसका स्टार्ट मार्केट डिसिप्लिन से करें कि मैं इसका मतलब देखना चाह रहा हूँ मार्केट डिसिप्लिन, दैट इज द बिजनेस जॉब। क्रिटिकल एनालिसिस और जस्टिफिकेशन, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने जब आईकैट का सजेस्टेड आंसर देखा, हमने अभी पॉइंट देखे तो आपने देखा कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में वो तकरीबन तकरीबन रिकमेंडेशन भी दे रहा था और कंक्लूजन भी दे रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं जरा कि ये जो मैंने चार स्किल सेट बताए ना, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, डाटा एनालिटिक्स, राइटिंग स्किल, बल्कि तीन बताए, इनको डेवलप कैसा किया जाए। तो जब मैं प्लानिंग करने अब बैठू ना, एक चीज अपने ध्यान में रख लें कि ये तीनों अलग 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 चीजें हैं, तो इनके लिए काम अलग 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 करना पड़ेगा। मतलब जब मैं राइटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे ध्यान में कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, जब मैं कॉन्सेप्ट के लिए काम कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे ध्यान में राइटिंग नहीं होनी चाहिए, जब मैं डाटा एनालिटिक्स पे काम कर रहा हूँ तो सवाल ये आएगा कि कैसे करूँ, है ना। क्योंकि देखें कॉन्सेप्ट तो आपने देखेंगे, पढ़ेंगे, राइटिंग स्किल, राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, सर ये डाटा एनालिटिक्स को कैसे क्रिएट करूँ। तो राइटिंग के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। तो डाटा एनालिटिक्स को जो मैं कहता हूँ, ये कंटेंट नंबर टू असल में इन दोनों को यूज करके एमएसए टू को की जो स्किल है वो अचीव करनी, यानी एमएसए टू को पास करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली दिस डाटा एनालिटिकल स्किल्स इज रिक्वायर्ड इन एमएसए टू पेपर। बाकी ये जो ये कॉन्सेप्ट और राइटिंग स्किल ये टूल है, असल तो काम ये है
कि जो आपने नहीं किया तो फिर ये दोनों ही, चाहे आपको आते होंगे, आप फेल हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, या वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सर इसके ऊपर कैसे काम, ये क्या चीज है, इसको कैसे, तो मैंने ना क्या काम किया यहाँ पे नीचे, एक एक के बारे में। अभी डॉक्यूमेंट मैंने ना शेयर किए हुए टाइम हो गया। मुझे एक बात बताएं, मेरे साथ स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, वो कितने लोग हैं जो हमारे साथ क्लास ले रहे हैं और वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है? जल्दी से बताओ, उनमें से कोई एक भी आ जाए, फिर मुझे चैट पर लिख दो। जी, कितने लोग हैं? कोई है? कामरान है। कामरान, मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया था तकरीबन कोई एक हफ्ते पहले, पढ़ा है आपने इसको? जी। अच्छा कामरान, मुझे ये बताएं कि आपने इसको पढ़ते वक्त क्या समझा, कि मतलब ये जिस, जो मैं आइडिया कन्वे करना चाह रहा हूँ वो कन्वे हुआ था, या उस तरीके से आपने काम करना शुरू किया है या नहीं किया? जी। अच्छा, और कोई मुझे बताए, और कोई बताए जो इस वक्त है मौजूद और क्लास भी ले रहे हैं? कामरान, आप मुझे जवाब दो ना, ये आइडिया कन्वे हुआ था इस तरीके से? सही है। तो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब जो बात है ना वो ये है कि अगर आप देखें, प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग इन्हीं स्किल्स को अचीव करने में करनी है ना? तो व्हाट इज द लॉजिकल पॉइंट? अच्छा, क्रिटिकल एनालिसिस और जस्टिफिकेशन दे गया था कि गो बियॉन्ड लिस्टिंग द पॉइंट, कि भाई, जब अब मैंने कल क्या कहा था कि आपको पॉइंटर्स नहीं बनाने, वो एक किसी ने सवाल किया था ना, तो भाई लिस्टिंग में, अच्छा ये भी बहुत बड़ा मसला आता है। ये मैंने स्टूडेंट के साथ काम किया ना, दो मसले मुझे ना बहुत ज्यादा नजर आए। एक तो रेलेवेंट इरेलेवेंट होता है, डुप्लीकेशन होती है, रिक्वायरमेंट या तो सही से नहीं समझी होती है। एक और बहुत बड़ा मसला आता है कि ज्यादातर स्टूडेंट ना पॉइंट तो मेंशन करते हैं, लेकिन वो इस तरह से ऐसा लगता है कि सिर्फ इन्होंने लिस्ट डाउन कर दिया, मतलब आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया उसको, आगे इसकी बात ही नहीं बढ़ाई। आज समझ रहे हैं? तो गो बियॉन्ड द लिस्टिंग पॉइंट, प्रोवाइड रीजन जस्टिफिकेशन, मेक कंपैरिजन और जजमेंट क्लियर टू हाईलाइट द स्टैंड ऑफ वन अपॉन ओवर एंड अनदर है, अटेंशन टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, पे अटेंशन टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सही है। तो वो मैंने बताया कि एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पॉइंट द क्वेश्चन सच एज कंपैरिजन एनालिसिस। तो ये मैंने एक रिसर्च डॉक्यूमेंट शेयर किया था, रिसर्च डॉक्यूमेंट के नाम से। उसमें एक्शन पॉइंट्स के बारे में बताया गया था कि इवेलुएट का क्या मतलब है, एनालिसिस का क्या मतलब है, तो जरा वो भी देख लें। ये बात यहाँ पे की जाए। इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, सर ये कितना बड़ा मसला है, ये नहीं किया जाए। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, सर ये कुछ स्किल सेट है जो चाहिए। सही है, ये सारे स्किल सेट है। कंटेंट नंबर 4, हाईलाइट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स रिक्वायर्ड, और फिर उसका सोर्स क्या है। अब ये जो कंटेंट नंबर 4 है ना, मैंने शायद हेडिंग गलत लिखी है। दैट इज एक्चुअली कि भाई अब इसको अचीव कैसे करें, क्योंकि कंटेंट नंबर 2 में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कॉन्सेप्ट कैसे है। अब जो स्किल्स है जो ऊपर हमने डिस्कस की, कैसे अचीव करें, अब देखें यहाँ पे आ गया सोर्स। सोर्स ऑफ बीएम कॉन्सेप्ट प्लस एथिक्स गवर्नेंस वेरियस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, इज इक्वल टू ICAW फर्स्ट 5 चैप्टर्स, ICAW 10 चैप्टर्स, ICAW 19 चैप्टर्स, SPA Academy second chapter, and SPA Academy 10th chapter, that is corporate governance. That is, अच्छा ये मैंने अपनी बुक का रेकॉर्ड वो कोई खुदा ना करता कोई प्रमोशन वगैरह के लिए नहीं किया। असल में देखें, मसला ये था कि ये जो 5 चैप्टर्स है ना, इसमें तो सारे का सारा मटेरियल रेलेवेंट, लेकिन ये जो क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक डाटा एनालिसिस है ना, ये अभी मेरा ये प्लान आज ये भी है कि एक और चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है कि कौन सी ऐसे चीजें हैं कि जो क्रिटिकल है लेकिन आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, वो आपको मैं जरा बता दूंगा 10 मिनट में, ताकि वो आप देख लें और मटेरियल भी शेयर करें। तो 12 ये जो चैप्टर्स है ना दो, उसमें मैंने एक तो इरेलेवेंट चीज हटा दी और बहुत सारी स्कैटर्ड ICW में डिफरेंट चैप्टर्स में चीजें थी, तो वो एक जगह जमा कर दी, इसलिए मैंने कहा। तो ये सोच है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि सर ये मुझे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, तो कॉन्सेप्ट देखने हैं, तो आप, मैंने जो वो बात की थी ना कि राइटिंग स्किल, तो भाई ये जो ICW है, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट,
इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ वेरियस सिनारियोज के सिनारियोज हो सकते हैं, टेस्ट किए जा सकते हैं। इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ वेरियस डिटर्मिनिस्टिक एंड वेरियस रिक्वायरमेंट। सही है, इंडस्ट्री नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, रिक्वायरमेंट, सिनारियोज, ये सब के सब आपको आईसीडब्ल्यू से मिलेगा। जब मैं ये कह रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं करनी, यहाँ पे आपको करना है रीड। रीड करने का क्या मतलब है? रीड करने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ रीड नहीं करना, उसके साथ इंटरेक्ट करना है कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, वो कैसा होगा? वो आप चैप्टर जब देख रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग क्या होती है कि आप अपने पास वर्ड खोलें और पढ़ें। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नजर आए, फौरन से एक मतलब अनस्ट्रक्चर्ड वे में इसको लिख दिया, सेंटेंस भी नहीं बनाया, बस फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड लिख दिया, कुछ भी। मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग क्या है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर बुक। और मैं कहता हूँ कि अगर कंटेंट के लिहाज से वो देखा जाए ना, तो वो बेसिकली हमारी बुक का यानी कि पेजेस का दिया है। यानी कि मैंने मैंने एक तरह से बेकार मटेरियल कंटेंट के लिहाज से देखा, लेकिन जो आइडिया है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि यकीन करें, दैट इज द मास्टर डॉक्यूमेंट। अभी आप देखें, ये अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग हुई है, कोई नहीं है, कोई यानी कि कहना चाहिए ये हमारी बुक का पार्ट है कि कोई इसका वो यानी कि थीम नहीं है। अच्छा, ये अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग का से दो फायदे होंगे। एक तो आपको जो नींद आने वाला मसला हल हो जाएगा, आप इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरा, एक और बड़ा जबरदस्त फायदा होगा, ये मैं स्टूडेंट्स के कमेंट्स बता रहा हूँ आपको। फायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी बुकैप, बिजनेस बुकैप डेवलप हो रही है। मैं वो कह रहा था ना कि आपको बिजनेस जार्गन यूज करना ऑटोमेटिकली हो रही होगी, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। अच्छा, जब मैं ये काम कर रहा हूँ अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग, तो यकीन करें आपको ये भी नहीं सोचना कि इसको मैं दोबारा कभी रेफर भी करूँ। ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद होना शुरू होंगी, बिकॉज मैं कहता हूँ, मैं मुझे ये इससे फर्म बिलीव है कि राइटिंग की भी अपनी मेमोरी। ये मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो आपकी वोकैब डेवलप होगी, आप इंटरेक्ट करना शुरू करोगे, आपको सिनारियो को स्टोरी की तरह पढ़ने की आदत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब इंटरेक्ट करना पढ़ो शुरू करोगे ना, तो वहां पे इंटरेक्टिव, अच्छा जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि आईसीडब्ल्यू के चैप्टर, तो वहां पे इंटरेक्टिव और सेल्फ एक्सप्रेशन, तो सिर्फ आपको रीड करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको अच्छा, अब अगला बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि सर वो एक स्टूडेंट ने कहा था कि एसपीएम, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि सर मैं एसपीएम से ही देख, तो सर उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है कि वो आईसीडब्ल्यू से देखें, वो एसपीएम से ना देखें। बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा फायदा। वो जो नींद का मसला है ना, वो जो रिवाइज कर रहा हूँ मैं और एक ही चीज बार बार देख रहा हूँ, तो वो वाला मसला ऑटोमेटिकली हल हो क्या आपने, क्योंकि एसपीएम एक डिफरेंट मटेरियल है, अब आईसीडब्ल्यू से पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप। और बहुत सारी जो है ना, उसको इसी के देखें, आईसीडब्ल्यू जो है ना सोर्स है ऑफ इंस्पिरेशन है एमएससी का। तो उसका बहरहाल एक मिजाज यहाँ पे कॉपी किया जाता है, उसके सिनारियोज को यहाँ पे देखा जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है ना, वो आपके पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स कवर हो जाएंगी। अच्छा, मेरा ये मानना है कि अगर आपने आईसीडब्ल्यू के ज्यादा से ज्यादा मतलब इंटरेक्टिव और सेल्फ क्वेश्चन तो आपको सारे देखने हैं, जो चैप्टर्स मैंने लिमिटेड बताए थे उसी की बात करें। और क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, वहां पे मैंने तकरीबन 52 में से कुछ 26-27 क्वेश्चन एटलीस्ट मैंने कहा कि यार ये तो देखना, तो वो भी सिर्फ देखने हैं, वो आपने, और अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग के साथ उसमें से प्रैक्टिस भी नहीं करना। तो मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि आई कैब इससे बाहर से नहीं पूछ सकता, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतने ज्यादा सिनारियोज, इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतनी, और उससे बाहर क्या निकलेगा। ठीक है जी। तो बेसिकली इससे ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ बीएफडी नॉलेज, तो आपको या तो प्रैक्टिस अपना जो प्रैक्टिस रजिस्टर है पुराना वाला वो देख लें, या पास्ट पेपर देख लें। मैंने क्या किया था, मैंने पास्ट पेपर देखे, मैंने पास्ट पेपर बीएफडी के देख लिए थे सारे, जो फॉर एग्जाम्पल लास्ट 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स हैं, वो सिर्फ देख लिए थे कि फॉरेक्स किस तरह का सवाल आ रहा है अभी, ताकि कॉन्सेप्ट सादे रिवाइज हो। आप अपना रजिस्टर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, टाइम नहीं है, वरना तो हमने अपने पोर्टल पर, सर सऊद ने जो है ना, वो लेक्चर्स भी बीएफडी वाले डाल दिए थे सिलेक्ट कर कर, जो सिलेक्टेड थे। तो अब वो ना देखे, क्योंकि अब आप अपने मटेरियल पे ज्यादा फोकस करें जो जल्दी हो, तो बीएफडी का कॉन्सेप्ट वहां से रिवाइज हो जाएंगे।
टैक्स नॉलेज के लिए मैं कहता हूँ कि सर आपको एक तो आई MSc2 के पास पेपर्स देखें, MSc2 के, और प्लस जो मैंने सिलेक्टेड सेक्शन रेफर करके दिए हैं यार, उसको एक दफा देख लें। मतलब वो बेयर एक्ट से देख लें, सिर्फ बेयर एक्ट से दो, ठीक है। इसके बाद सोर्स ऑफ MSc2 प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं ना राइटिंग प्रैक्टिस, तो इसका अच्छा, अब ये है अलग से। अभी तक हम काम कर रहे थे कॉन्सेप्ट पर, इंडस्ट्री नॉलेज पर, रिक्वायरमेंट को समझने पर, सिनेरियोस पर, और एक और काम इससे हो रहा है, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है सर, ऑटोमेटिकली डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स डेवलप हो रही होगी, ऑटोमेटिकली आपको पढ़ने की आदत हो रही होगी, तो जब आप पढ़ रहे होगे तो फिर उसी तरीके से वहां पे भी आप ऑटोमेटिकली, देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि एग्जाम में जो आपको करना है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। मैंने क्या शुरू में स्टार्ट किया था, 40 से तकरीबन 45 मिनट कम से कम आप पढ़ने पर लगा रहे हो ना पेपर में, तो पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छी वाली होगी, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो वो भी तो प्रैक्टिस करना है ना, तो ये भी ऑटोमेटिकली अचीव हो रहा होगा, मतलब ये पढ़ना कितना निग्लेक्ट कर रहे हैं और उससे कितनी सारी चीज अचीव हो रही है, आपको नजर आ रहा है। तो ये आपने काम करना। अच्छा, नींद आने के लिए मैंने आपको बता दिया कि यार आप जो है ना अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग करो। MSc2 की प्रैक्टिस की बात आएगी ना, तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहने जा रहा हूँ कि यार अब हमारे पास दो सोर्स है, क्या मैं ICW से ही प्रैक्टिस करूँ या ICAP से करूँ? तो इसका सीधा जवाब, बड़ा आसान जवाब, टू द पॉइंट स्ट्रेट जवाब, कि सर आपका प्रायोरिटाइजेशन ICAP के पेपर। ICAP ना, मुझे नहीं लगता ICAP के पास पेपर्स हो गए या उसकी वर्कबुक हो गई, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि देखो उसने तो कॉपी ही किया हुआ है ना, या अपने पास पेपर है या ICW का ही कोई मटेरियल उठाया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ICAP इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि देखो ICW और ICAP के टेस्ट करने का अंदाज मुख्तलिफ है। ICW में डिटेल बहुत होती है, मैंने अभी आपको एग्जाम पेपर दिखाऊंगा ना ICW का, तो इतनी ज्यादा डिटेल होती है कि वहां पे मसला ये उल्टा आ जाता है कि सब कुछ तो बता दिया, लिखूं क्या? ICAP में ये है कि बहुत कुछ नहीं बताया, लिखने के लिए बहुत, तो एक तो डिटेल कम है, सही है, पढ़ना कम है, दूसरा उसका रिक्वायरमेंट भी जो है ना उसका अंदाज मुख्तलिफ है। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो सिर्फ और सिर्फ MS2 पे पास पेपर से करें। तो ICAP पास पेपर, वीकली असाइनमेंट जो मैं हम लोग देते रहते थे क्या, और 2 सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। अच्छा हाँ, अब एक सवाल है कि अगर ICW से अगर आपके पास टाइम है भी ना, तो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन कर लें या इंटरेक्टिव कर लें, वो भी हर चैप्टर में से एक या दो, ठीक है। तो आपको, आपके जहन में एक तरह से बैठ जाएगा, एक तसल्ली आ जाएगी कि चलो ICW से मैंने करा, लेकिन पास पेपर फिर भी नहीं करना है। अब आ जाते हैं सबसे, अब मैंने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, स्किल, उसके बाद क्या डिस्कस किया, हर स्किल के लिए क्या क्या काम, तो इसी की बेस पर अब लास्ट मंथ की प्लानिंग, उसी की बेस पर अब लास्ट मंथ की प्लानिंग। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है ना? अच्छा, अब मेरे थोड़ी देर में ना हो सकता है हेडफोन बंद हो जाए, तो मैं जरा चेंज करूंगा अगर वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्कीमिंग, तो सर सबसे पहले ICW की स्कीमिंग करनी है। हाँ, तो यहाँ पर क्या काम करना है, थ्योरी प्लस इंटरेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग के साथ पढ़ना है, और दिस शुड बी डन एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ मंथ, 2 दफा अपना टारगेट बना लें, तो 2 दफा एटलीस्ट मैं ये काम कर लूँ। अगर आइडियल तो ये है कि थ्योरी के साथ करें, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इंटरेक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन कर लें, ठीक है। फर्स्ट टाइम डू, अच्छा पहली दफा आपने अभी से स्टार्ट करना है, 12 नवंबर तक इसको खत्म कर देना चाहिए था, और सेकंड टाइम जो है ना, आप इसको लास्ट वीक ऑफ नवंबर में कर, एक दफा आपने अभी करना है फौरन से, और एक दफा लास्ट वीक यानी कि पेपर से एक हफ्ते पहले। दूसरा रिवाइज करना है BFD कॉन्सेप्ट, जहां से आप कंफर्टेबल है वो सिर्फ एक दफा करना है। पास पेपर माइट बी सफिशिएंट ईयर, द BFD सिलेक्टेड लेक्चर्स ऑन आवर पोर्टल, उसकी बात होगी। रिवाइज द सिलेक्टेड सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये भी एटलीस्ट एक दफा करना है, एक दफा बेरेक से जरूर करना है, सही है। रिव्यू एंड स्किल द टैक्स एंड गवर्नेंस स्पेसिफिक ऑफ ICAP, अच्छा एक दफा एटलीस्ट ICAP के पास पेपर टैक्स और स्पेसिफिक गवर्नेंस से रिलेटेड अलग से करने एक दफा, सही है, सारे के सारे जितने पास पेपर अवेलेबल। इसके बाद फोकस स्कीमिंग ऑफ मेनी क्वेश्चन, हाँ अब स्कीमिंग करनी है, मैं आपको बता दिया किस तरीके से, तरीकेकार बता दिया और डिटेल में
तो आईसीडब्ल्यू पास पेपर शुड बी अ प्रायोरिटी। अच्छा, जब आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना, देखो आईसीडब्ल्यू के दो हैं, एक वर्कबुक है जिसमें थ्योरी और फैक्टर्स इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, एक उसका क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन बैंक में भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और पास पेपर भी है। तो आपने कोशिश करनी है कि आईसीडब्ल्यू के पास पेपर ज्यादा से ज्यादा करें। और यहाँ पे भी अगेन जब बात हो रही है तो इंटरेक्शन विद द सिनेरियोज रिक्वायर्ड अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग यहाँ भी करनी है, उसी के साथ काम करना है। और एटलीस्ट रिव्यू 2 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस, 2 क्वेश्चन आप टारगेट बना लें डेली बेसिस पे करें। अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 सेल्फ इंटरेक्टिव क्वेश्चन जो ऊपर बात करी कि आप आईसीडब्ल्यू से भी प्रैक्टिस कर लो, 2 इंटरेक्टिव और दो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन हर यानी कि चैप्टर में से। अगर नहीं कर सकते तो एक एक भी कर लें, कोई मसला नहीं, हर चैप्टर में से। इसके बाद इंटरेक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन तो यार मैं थ्योरी आप 2 दफा पढ़ें, लेकिन इंटरेक्टिव क्वेश्चन और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन तो आप रोजाना अपनी आदत बना लें, कितने देख सकते हैं देखें। मतलब जो ये जो क्वेश्चन है ना आईसीडब्ल्यू के, ये तो आप इतने रोजाना जो है ना, जितनी एक एक दो दो करके देखते रहे, जितना देख सकते हैं देख। प्रैक्टिस एटलीस्ट 4। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पर। तो प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 फुल फ्लैश क्वेश्चन ऑफ एमएससी टू पास पेपर्स इन विच पीएफडी एरिया इज डोमिनेट। बहरहाल इसको 2 भी कर सकते हैं, 4 मैंने आइडियल लिख दिया है। और यहाँ पर एग्जाम कंडीशन में करना है ये, मतलब जैसे अभी ये वाला पेपर था ना विंटर 2020, इसमें से ही उठा लें या कोई भी। अच्छा, अब एक और चीज भी मैं बताऊंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करें अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ आई कैप इन एग्जाम कंडीशन, ये भी एग्जाम कंडीशन करना है। फॉर रिमेनिंग आई कैप पास पेपर्स क्रिटिकल स्कीमिंग बताएं सर। मतलब अगर आपने 10 यहाँ से कर लिए, दो दो सेट क्वेश्चन हर चैप्टर में से कर लिए, 4 फुल फ्लैश पास क्वेश्चन कर लिए बीएफटी, तो मेरे हिसाब से सफिशियंट है। अब इसमें आप जितना, जाहिर सी बात है आपको अगर टाइम में ज्यादा करेंगे, तो मैंने मिनिमल बताया, ठीक है ना। उसके बाद रिमेनिंग आई कैप पेपर्स की क्रिटिकल स्कीमिंग और 12 अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग करनी है। Above factors have been included so that in the last week we can do the following। मैंने ये जो सारी की सारी चीजें की हैं, ये इसलिए की हैं जब मैं आखिरी हफ्ते में पहुंची तो ये काम करूं। अच्छा, एक और चीज भी, कि जब मैं कह रहा हूँ ना अटेम्प्ट करें, तो एक और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। और खास तौर पे वो काम एक हफ्ते पहले तो नहीं करना बिल्कुल भी, और अभी भी कोशिश करें उसको अवॉइड करें। यार अब देखें, अब वो पार्ट आ गया है कि अब आप अपने आप को चैलेंज मत करें। मतलब आप चैलेंज, मैं पहले कहता था स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता था कि आप चैलेंज करो, लेकिन वो आप एग्जाम से एक महीना पहले नहीं होता था। अब आपने जो करना था वो कर लिया, अब आपके लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप अपने आप को चैलेंज नहीं करें। जब मैं कह रहा हूँ ना चैलेंज नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि आपने, जब आप कोई अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो यार बड़े आराम से उसका क्वेश्चन भी देख लो। मैं तो हाईली सजेस्ट करता हूँ उसका आंसर भी देखो। आप यकीन करें, जब आप आंसर भी देखें, मैं जब कह रहा हूँ ना राइटिंग प्रैक्टिस करें, और अपने आप को अपना कॉन्सेप्ट टेस्ट ना करें, और जब कॉन्सेप्ट को देखें तो राइटिंग प्रैक्टिस ना करें, तो इसका मतलब यही है कि राइटिंग प्रैक्टिस जब करनी है तो उस पर फोकस रहना है। तो वहां पे मैं अपने को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं आंसर भी देख लूंगा, कोई मसला नहीं, फिर क्वेश्चन भी देख लूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छे तरीके से क्वेश्चन देख लिया, आंसर देखिए, उसके बाद अटेम्प्ट करो। आप यकीन करो उसके बावजूद भी कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे, उसके बावजूद भी आपका आंसर उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, उसको फिर दोबारा करें। और अभी से मैं ये सजेस्ट कर, ये किसी भी चीजें बता रहा हूँ, उसके बावजूद आप आइडियल कंडीशन में नहीं होंगे, वो मैं बताता हूँ फिर एंड में क्या होगा। खैर, तो आपने आंसर देखना है, अपने आप को चैलेंज नहीं करना, क्वेश्चन भी देखना, आंसर भी। फिर आपका अगला सवाल कि सर फिर तो यानी कि होगा ही है ना कि मैं नई चीज करने के लिए तो फिर वहां पे प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। तो मैंने आपको बताया ना कि देखें रिस्क कम हो जाता है। आपने एसएडब्ल्यू के ज्यादा क्वेश्चन देख लिया, तो अब मुझे नहीं लगता उसके बाहर से वो कुछ करेगा, आपको वहीं से पूछेगा। थ्योरी आपने पढ़ी है, ज्यादा है वो थ्योरी से क्वेश्चन बना लेगा, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। 2 आज क्वेश्चन किए ना जो थ्योरी में से डायरेक्टली थे, वो आपने पढ़ी भी होती तो आप कर लेते। तो 12 लोग से बाहर से नहीं पूछेगा। दूसरा यार, ठीक है चैलेंज करना चाहिए, लेकिन अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि वो अब जो है ना, अगर आपने करा तो वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्टार्ट हो जाएगी, वो पूरा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी माइंड में। अल्टीमेटली जब आप पेपर में बैठेंगे तो आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ। तो चैलेंज ना करें, क्योंकि मुझे पता है ना चैलेंज करेंगे नहीं हो पाएगा, जब नहीं हो पाएगा तो आप बोलेंगे वो कोई फायदा नहीं है। तो इसका कोई फायदा नहीं है इस पॉइंट पर। तो आपने जब अटेम्प्ट करना है, भले क्वेश्चन भी देखें, उसका आंसर भी देखें, मजे से देखें, उसको अटेम्प्ट करें सही से। आपका चैलेंज राइटिंग करते वक्त क्या होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट, आइडिया जल्दी जल्दी जहन में, क्या मैंने पढ़े हुए भी, सही है, बात समझ में। तो जब मैंने सारे ऊपर काम कर लिया, तो अब मुझे यहाँ पे पहुंचना है। तो यहाँ पे पहुंच के मुझे अब आखिरी हफ्ते में क्या करना है? दोबारा से वही काम जो मैंने कहा था ना शुरू में, आज कर लें। तो आईसीडब्ल्यू का वो दोबारा से थ्योरी वगैरह रिवाइज करनी, दोबारा से इंटरेक्टिव क्वेश्चन देखना, दोबारा से बीएफडी वगैरह के गो थ्रू करना है बस।
टेंशन नहीं लेनी, मतलब सुकून से रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, कोई मसला नहीं है। सही है। जस्ट गो थ्रू बीएफडी रजिस्टर, सिलेक्ट एनी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट एनी टू क्वेश्चन, हफ्ते का स्टार्ट हुआ है ना, एनी टू क्वेश्चन विच वर अटेम्प्टेड इन लास्ट मंथ, जो आपने किए थे उसमें से कोई एक क्वेश्चन उठाए, उसको हफ्ते के शुरू में उसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट, सिर्फ एक क्वेश्चन और उसका अटेम्प्ट कर दिया। वो आइडियली ना 50 मार्क्स का होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। सही है। तो वो आप, या अगर दो 25-25 मार्क्स के हैं, यानी कि क्वेश्चन 2 और 3 है, तो दो होने चाहिए। सही है। दोनों तरीके से करते हैं, लेकिन एक एक या दो, ठीक है। वो आपने अटेम्प्ट करे हफ्ते के शुरू में, और वही एग्जाम से एक दिन पहले अटेम्प्ट कर, आइडियल है, आइडियल बता रहा हूँ। अच्छा, डे ऑफ एग्जाम क्या होगा वो बताता हूँ। तो एग्जाम से एक दिन पहले ना मैं आपको एक बात बताऊंगा इसमें। When 2 days remain, select and attempt again only one question from two question attempted by above, reviewing even the suggested answer is strictly recommended। दोबारा से भी देख लें, चैलेंज भाई एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले तो खुदा का वास्ता नहीं करना, वो मैं बताता हूँ क्यों। Ideal is to attempt the one day before exam, please review the full suggested answer। यहाँ पे आपको बाकायदा रिकमेंड किया जाए। We come, remember in last month, control your nerves and proceed with confidence without any tension like how will I remember, how will I factor the requirement, just proceed and follow the instructions। जो आपको प्रोग्राम बताया गया वो प्रोग्राम पे चलें, you will see the result inshallah। Some key tips: attempt after reading answer, logic मैं बता चुका। Don't try to challenge yourself on last day। सर, अगर ये काम करेंगे ना, तो यकीन करें आपने अपने आप को फेल करवाने का पूरा इंतजाम एक दिन पहले ही कर लिया। आप चैलेंज कर रहे हो यार, आपको पता है वैसे प्रेशर है, एग्जाम है अगले दिन, अपने आप को चैलेंज कर रहे हो, 90% चांस है कर तो सकोगे नहीं वो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ जाओगे। एक स्टूडेंट था ना, उसने मुझे कॉल किया था एग्जाम से एक दिन पहले, मुझे कहता है कि दोपहर का टाइम था, यही कोई टाइम था शायद 3-4, कहता सर कुछ भी याद नहीं रह रहा, क्या करूं। मैंने इसको बोला यार जो करना था ना, बस अब और एक दिन में नहीं होगा, सोचो। अब आइडियल क्या है? आइडियल जो मैं बताता हूँ वो करो। आप एक काम करो, आराम करो अभी, शाम में उठना 5 बजे, 6 बजे, कोशिश करना 9-10, यानी कि इस तरह से बैठो कि एक फुल फ्लैश क्वेश्चन एटलीस्ट, आइडियल तो है पास पेपर, आइडियल है पास पेपर। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, सॉरी। यहाँ पे जो मैंने बात की ना कि हफ्ते के शुरू में आपने एक क्वेश्चन करना है, लेकिन आइडियल ये है कि ना आप एटलीस्ट 75% पेपर कर लें हफ्ते के शुरू में, यानी कि 75 मार्क्स का मटेरियल टाइम पढ़ लें। अगर आपका पास टाइम है तो आइडियल है कि एक पूरा पेपर हफ्ते के शुरू में, वही पूरा पेपर हफ्ते के एंड में, और सॉरी एग्जाम से एक दिन पहले। मैंने उसको कहा कि यार आप जो है ना 4 बजे बैठो, 4 बजे से लेकर पूरी एग्जाम कंडीशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और एक बात मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ना आपका आंसर इतना आइडियल होगा जब आप चेक करोगे, ना वो आप क्वेश्चन टाइम पे कर पाओगे। मतलब 4 घंटे का है तो 5 घंटे भी लगेंगे। लेकिन ना एक चीज कोशिश करना, आप अपने ध्यान में रखना कि मुझे कोशिश पूरी करनी है कि टाइम में करूं, टाइम पे हो, पूरी पूरी कोशिश करनी है। सही है। लेकिन अगर टाइम आगे हो भी गया है तो पेपर पूरा अटेम्प्ट किए बगैर नहीं उठना। उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आप यकीन करें, वो मुझे कह रहा था और मैंने उससे एटलीस्ट वो ये कहा था, उसने कंफर्म किया कि मैं जब एग्जाम में बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पेपर मैं पहले से अटेम्प्ट कर चुका हूँ, हालांकि सारी की सारी नई रिक्वायरमेंट को सुना ली है। क्योंकि वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, जो मुझे आदत थी ना पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की, वो ऑलरेडी थी, वो हफ्ते में दो दो दफा मैं कर चुका था। एक दफा तो एक दिन पहले किया था, अभी 12 घंटे पहले। जब मैं एग्जाम में जाके बैठा तो ऐसा लग रहा दोबारा से अटेम्प्ट, यकीन करें इतना फायदा हुआ। दो चीजों का बड़ा फायदा हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग, मैं खुद बोला, मैं जब ओरिएंटेशन में भी उसको बुलाया था, अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग, ऑटोमेटिक आइडियाज आ रहे, ऑटोमेटिक बिजनेस जार्गन प्रोड्यूस हो रहे। हालांकि अच्छा, अब एक और बात, आखिरी बात, कि जब आप ये सारे काम कर रहे होंगे तो कुछ भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको करना होगा। सही है। एग्जाम में उसका रिजल्ट इंशाल्लाह नजर आए। कुछ भी अगर आइडियल नहीं हो रहा फिर भी आपको करना है। स्ट्रॉन्गली एनालाइज द सजेशन आंसर सजेस्ट व्हाई सम पॉइंट्स डिस्कस इन डिटेल। जब ये टिप्स हैं, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आप रिक्वायरमेंट देख रहे हो, तो आप देखो कि यार इसके आंसर तो ये भी हो सकता था, ये क्यों नहीं है, और इस तरीके से ही क्यों दिया है।
फला टूल यूज हो सकता था, फला हेडिंग यूज हो सकती थी, ऐसा क्यों नहीं? ये आप सोचें बस, और उसको कहीं जॉट डाउन करो या अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग करें। सही। डोंट मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन सेल्फ स्टडी। अब ये है ना बड़ा जबरदस्त यानी कि पॉइंट है। और ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी जो है ना चीजों को देखने की आदत है। अच्छा, एग्जाम में जब आप जाते हो, मुझे एक बात बताओ, तो एग्जाम में आपका जो पैटर्न होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है या स्ट्रक्चर्ड होता है? यानी कि कोई भी चीज पूछी जा सकती है ना, अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट करना होता है। कोई भी चीज प्लान नहीं होती, सब अनप्लान्ड होता है, ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है ना? तो आप अपनी सेल्फ स्टडी में भी उस चीज को इंकॉर्पोरेट करें। अच्छा, उसका क्या मतलब है? एक चीज ना करें, बस एक चीज ना करें तो ये हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप अपनी टैगिंग वगैरह कर लेते हैं ना बुक्स पर, कि वो पता नहीं कितने कितने टैग लगा दिए, यहाँ से ये पूछा गया यहाँ, जब आपने वो कर ली, जब आप लास्ट मंथ में बैठेंगे ना, तो आपके पास पूरा पैटर्न होगा, आप सेटिस्फाइड होगे। अब आपके पास एक पूरा पैटर्न है, उसी में आप रिवाइज कर दो, तो आप अपने आप को एक्सैक्ट पैटर्न में पढ़ने की और काम करने की आदत डाल लो, जो कि एग्जाम में मेरे ख्याल में यूजफुल नहीं रहेगी। वहां पर तो आपको सबसे बड़ा झटका ये लगेगा कि अनप्लान्ड है सब। अब मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो मैं ये कहता हूँ, इसका फायदा बहुत है इन चिट्स लगाने का। लेकिन इन चिट्स लगाने का फायदा, उनको यूज ना करें। अगर आपने चिट्स लगा भी ली है ना, तो उसको यूज ना करें, उस तरीके से ना पढ़े। ठीक है? उसका फायदा जब सिर्फ ये है कि आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास चिट्स होंगी, और आपको आपको जो है ना पता होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल नहीं मुझे आ रहा तो मैं देख, तो मैं देखो हाईली सजेस्ट कर रहा हूँ तो ये काम नहीं करना है। डे ऑफ एग्जाम में क्या नहीं करना, उसके बाद हम आते हैं आखिरी आखिर आखिरी सेगमेंट है वो हमारे क्लास का, कि भाई वो काम आपने नहीं करना। और जब आप चिट लगा रहोगे ना, तो आप अल्टीमेटली है ना आप प्लानिंग कर रहोगे कि यार मैं वहां पर रेफर करूंगा, जबकि क्यों नहीं करना वो मैं बताऊंगा। Don't attempt a full-fledged paper 1 day before exam, and even answer should be reviewed first. चैलेंज नहीं करना। सही है? तो सर ये है, इसके बाद लास्ट डे ऑफ एग्जाम हम डिस्कस कर लें। लास्ट डे ऑफ लास्ट, हाँ, सॉरी, लास्ट डे नहीं, डे ऑफ एग्जाम। सर ये डे ऑफ एग्जाम है, इनमें कुछ टू डू लिस्ट है। अच्छा, अब मेरे पास जब क्वेश्चन आ गया, वो मैं आपको कह रहा था ना पूरा क्वेश्चन किस तरह से करना है। एग्जाम आपके पास एग्जाम पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर, आपने कैसे अप्रोच करना है, एक क्वेश्चन को अप्रोच करने की मैं आपको पूरी कहानी बता। अच्छा, एक और चीज ये स्टार्ट करने से पहले, कि वो सवाल था कि सर ये आदत कैसे होगी, वो था ना कि आइडियल वे में आंसर स्ट्रक्चर व्हाट वाउ हाउ व्हाट टू डू, ये सो व्हाट, ये सारी अप्रोच। तो ये यार हर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करूँ, तो बहुत मुश्किल है। तो देखें, इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो वो मैं कह रहा हूँ ना कुछ बाकायदा असेस करो उसके रिक्वायरमेंट को, उसके आंसर को, तो मैं वही अप्रोच अपने जहन में एटलीस्ट इंप्लीमेंट करूँ। यार इसमें व्हाट ये है, हाउ। हर सवाल में इस तरह करें आप कि रिक्वायरमेंट पहले देखें, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखें, सिनारियो देखें, बार 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 ये काम करें, बार बार उस अप्रोच के साथ चलें, तो ऑटोमेटिकली आपसे आपके जहन को आगे। और जब आप आएंगे एग्जाम में, इंशाल्लाह ये काम अभी से भी कर सकते हैं, ये 1 महीने में हो सकता है। तो ये सारे मसले मसाइल आपके रिजॉल्व हो जाए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि यार एग्जाम के दिन, तो अब आया क्या, पेपर आ गया। अब ये पेपर है आपके पास, क्या करूं? सबसे पहले है ना, ये पेपर इसी तरह, अब तो आपके पास सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट में रिव्यू करें। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये रिक्वायरमेंट। अच्छा, आई वे होल्डर शेयर की वैल्यूएशन करनी है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, चेंज मैनेजमेंट दिख रहा है, टैक्स दिख रहा है, इनकम है। अच्छा, इसमें इस एग्जिबिट में ये नहीं, ये पूरा आपने रिव्यू कर लिया इस तरीके से, जल्दी जल्दी 3-4 मिनट लगा के पूरा रिव्यू कर लिया। इसके बाद जो 10 मिनट रह गए ना रीडिंग टाइम, वहां से बस आपने अटेम्प्ट करना शुरू करना, आपने अभी से सिलेक्ट कर लेना है सर मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहली चीज जो मैंने लिखी है, आपने आइडेंटिफाई करना है ट्रैप। ट्रैप क्या होता है? या ट्रैप वो रिक्वायरमेंट्स होती है जिसमें आपको नजर आ जाता है कि सर बहुत टाइम लगेगा, वो आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूएशन भी है, उसको एनालाइज भी करना है, उसमें फाइनेंशियल डेटा भी है, कैलकुलेशन भी है, थ्योरी भी है। तो फिर इस तरह की रिक्वायरमेंट चाहे 20 मार्क्स की भी होगी, तो हो सकता है आपको टाइम, शायद ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ कि 1-1 घंटा लगा दिया उन्होंने शुरू शुरू में। तो बेसिकली आपको ट्रैप को आइडेंटिफाई कर, ट्रैप शुड बी आइडेंटिफाई, और उससे स्टार्ट नहीं करना, उससे स्टार्ट नहीं करना। इसके बाद एक काम कर लेते हैं, ये मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और इसकी एक शॉर्ट सी वीडियो बना लूंगा,
डे ऑफ एग्जाम का, ठीक है ना, ताकि एक अलग से टारगेटेड आपको चीज नजर आए। ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं और इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो भी बना दूँ। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट चीज जो रह गई वो मेरे ख्याल में कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर तो शॉर्ट वीडियो बन जाएगी। और वो है, बेशक कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप इग्नोर करते हैं, हो सकता है वो टेस्ट हो जाए और वो जो है ना आपने बिल्कुल भी कहीं और नहीं पढ़ी होगी। उसमें सबसे पहली चीज ऑपरेशनल डेटा एनालिसिस। सर ये ऑपरेशनल डेटा एनालिसिस क्या है? ये है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि एफिशिएंट कितना है प्रोडक्शन, इफेक्टिव कितना है, ऑपरेशनली कितना एफिशिएंट है, उसके उसको किस तरह कैटर करना है, इसके ऊपर फुल फ्लेज एक रिक्वायरमेंट है, आईसीडब्ल्यू में क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और वो जरूर करना। इसके बाद एक रिस्क, रिस्क से रिलेटेड, कि रिस्क से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया ना तो उस पर नॉर्मली इतना ज्यादा फोकस होता नहीं। उससे रिलेटेड भी मैं एक दो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो जरूर देखिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक ना वेबसाइट एनालिसिस के ऊपर है, बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी आईसीडब्ल्यू की और कहीं नहीं पूछी गई, मेरे ख्याल में आईसीडब्ल्यू के पास पेपर में भी नहीं थी। तो वो एक अगर खुदा ना खास्ता उसने पूछ ली तो ये एक क्वेश्चन था बड़ा स्पेसिफिक, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अ, एक क्वेश्चन और भी है जो मुझे करवाना था लेकिन टाइम बहुत हो गया। इससे वो अगेन क्वेश्चन है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो उसकी स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशन को इवेलुएट करना, मतलब एक तो ये है ना, एक तो ये है कि आपको कहा जाए कि यार इवेलुएट करो सिचुएशन, एक फर्स्ट स्टेप बिहाइंड है कि अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट आ गई कि आप सिर्फ इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन बता दो कि ये मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि भाई जो चाइनीज मार्केट है उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही है, या फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके लिए क्यों स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है, इन्फॉर्मेशन है या नहीं, इस तरह की रिक्वायरमेंट। ये एक और चीज जो आप कहीं भी यूज भी कर सकते हो और रिक्वायरमेंट भी आ सकती है अलग से, कि भाई अगर कुछ सिनारियो दिया गया है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए हो तो आपको और अच्छा एनालिसिस होगा। जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था ना, ऑन क्वेश्चन ऑन हाउ टू रीड द क्वेश्चन, तो वहां पे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, याद आ रहा है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती, इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल बताई गई थी, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं बताई गई। सही है, तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा एनालिसिस, तो ये अगर फुल फ्लेज रिक्वायरमेंट आ जाए तो आपको करना ही है। और बाकी मैं सजेस्ट करता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा होता किसी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप ये यूज भी कर सकते हैं, यकीन करें, हो सकता है ज्यादातर चांस है कि इसका आपको मार्क्स भी मिलेंगे। क्या आप इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास और होती है ना तो मैं ये एनालाइज कर ले, तो इसकी कुछ एग्जांपल जो क्वेश्चन है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये कुछ चीजें थी, मैं समझता हूँ कि जो पूछी जा सकती हैं, काफी रेलेवेंट है, काफी स्पेसिफिक है, लेकिन अभी तक पूछी भी नहीं गई है। तो ये है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो जिससे बहुत कम पूछा गया है, जैसे चैप्टर नंबर 1 और आईसीडब्ल्यू का 2 है ना और 3, उससे तो बहुत सवाल किए गए हैं, लेकिन शायद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अप्रेजल के ऊपर इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं किए गए। सही है। इसी तरह कुछ और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स भी निगलेक्टेड एरिया अक्सर हो जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा क्वेश्चन पर है नहीं, तो वो भी जरूर देखिएगा। सही है। और निगलेक्टेड एरिया एक लास्ट में मैं बता चुका हूँ कि सर बीएफडी का फुल फ्लैज अगर रिक्वायरमेंट आ गई तो उसकी पूरी प्रैक्टिस होनी, तो मेरी तरफ से ये था। इंशाल्लाह आप ये इस प्रोग्राम को पूरे तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीजन है, अल्लाह ताला की हुक्म से अल्लाह ताला करवाएंगे पास। एक और लास्ट चीज, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। वो मैंने बात की ना कि प्रेशर नहीं लीजिएगा, अगर मैं किसी को ये सजेस्ट करता हूँ कि सर आप प्रेशर ना लें तो मेरे हिसाब से बड़ी बचकाना सीखी, मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे आप खाओ ना, भाई एग्जाम है तो प्रेशर तो आए। असल अगेन मैंने जो बात की थी, गेम ये नहीं कि प्रेशर है या इशू है, ये है कि आप इसको कैटर कर पाए। तो एग्जाम के दिन भी एक प्रेशर होगा, अभी भी वो प्रेशर है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या करें? कि आप सब चीजें इग्नोर करके जो काम करना है वो करें। मतलब आप ये ना सोचें कि मुझे फॉर एग्जाम्पल पेपर के दिन बैठा है ना, अगर ये कितना आइडियल हो कि आपके जहन से ये निकल ही जाए कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या निकल यही निकल जाए कि मैं पेपर पूरा कर पाऊंगा या नहीं, बस करता जाओ। इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसकी आज ये प्रैक्टिस करें कि भाई मैं पढ़ूं तो बस पढ़ूं, कोई मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद हो रहा है नहीं हो रहा, आप यकीन करें खुद ब खुद याद हो जाए। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये मेरी तरफ से था। कोई आपकी कोई क्यूरी प्लीज कर सकते हैं, वरना हम क्लोज करें इसको। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके साथ शेयर कर दी जाएंगे।
इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो दूंगा आज या कल में। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर सकते हैं। जी। जी बॉस। जी। कोई क्वेश्चन है आपका? ताहिर। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज करें। अच्छा ताहिर और बाकी जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट मेरे ख्याल में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो एक आप लोगों से लास्ट में ये है कि इंशाल्लाह हम जब मिलेंगे तो सक्सेस के साथ मिलेंगे। लेकिन बात ये है कि जितने लोगों को फायदा हो जाए, अगर आपको लगा है कि ये जो पूरी वर्कशॉप थी मेरी तरफ से, सर की तरफ से काफी इफेक्टिव थी या नहीं थी, जो भी यार एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही कुछ पॉजिटिव था, और तो अगर आपको लगा है तो प्लीज अपने, एक होता है ना स्टूडेंट्स की तरफ से भी कहा जाए, तो आप लोग प्लीज सजेस्ट करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग लेंगे, लाइव नहीं है, तो प्लीज अपनी अपनी तरफ से जरूर सजेस्ट करें कि ठीक है यार ये पार्ट मुझे बड़ा लगा था, तो ये जरूर देते हैं। ठीक है जी। आप लोगों से पूछे जाए, फायदा होगा इंशाल्लाह, तो उसके नतीजे में इंशाल्लाह आपके साथ भी पहुंचेगा। ठीक है जी। ठीक है जी, ये काम कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।